मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर 6 पार्ट 1 वीडियो जो कि है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यानी वैद्युतिक सहायक सामग्री का, इसमें मैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन 2013 में, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन उत्तर प्रदेश में, या यूपीपीसीएल टीजी2 में, यूपीपीआरवीएनएल में, बीएमआरसी में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने इन्हें इकट्ठा करके आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से कौन दिए गए हैं। स्पंदित धारा यानी कि पल्सेटिंग करंट, बी नंबर दिया गया है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, सी ऑप्शन दिया गया है कंपनकारी धारा यानी ऑसिलेशन करंट, डी ऑप्शन में दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो जो इंसुलेशन परीक्षण के लिए हम जिस धारा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी होती है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो डायरेक्ट करंट होता है इसका प्रयोग जनरेटर या बैटरी ब्रिज के लिए, इसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन इसके दिए गए हैं ए लेड, बी ऑप्शन में एल्युमिनियम, सी में दिया गया है तांबा, डी में दिया गया स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कि किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग, जो स्टेनलेस स्टील होती है इसका प्रयोग हम फ्यूज तार में नहीं करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो फ्यूज तार होता है वो किसका किसका बना होता है। तो ये टिन तथा लेड मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें से टिन यानी एसन 63% और लेड यानी कि पीबी से 37% होती है और उसका ये तार बना होता है। इसके अतिरिक्त बता दूं कि चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम, एंटीमनी आदि धातुएं के तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूज तार लाइव तार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बंद अतिधारा बचाव द्वारा परपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0.01, बी ऑप्शन में दिया गया है 0.99, सी ऑप्शन में दिया गया है 0.81 और डी ऑप्शन में दिया गया है 0.23। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सही होगा 0.81, यानी कि इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन 0.81। दोस्तों जो ये अति धारा बचाव द्वारा परपथ की केवल आवश्यक धारा के सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर गुणांक जो है वो 0.81 है और यही होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि किसी विद्युत प्रतिष्ठापन का आईसीडीपी स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है स्विच में एल व ई के बीच भू दोष हो, बी ऑप्शन में दिया गया है स्विच के आरोध धारक सलाका पर अवस्थित ढीला हैंडल, सी ऑप्शन में दिया गया है स्विच में एल के एन बीच लघु पथन, डी ऑप्शन दिया गया है क्षतिग्रस्त सकार सलाका के कारण स्विच में व्यवरोध वितरित अवस्था में। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा वो सही होगा स्विच में एल व ई के बीच भू दोष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। करेक्ट जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यद्यपि इसमें बताया है कि जब एल व ई
एल व ई के बीच भूदोष है तो यह स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज भी लगा होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 3 फेज लाइन में परपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। तो दोस्तों इसका आंसर आईसीटीपी स्विच सही होगा, जो कि मैंने लगा दिया है टिक। आईसीटीपी स्विच सही होगा। आईसीडीपी और आईसीटीपी में कंफ्यूज ना हो, इसका बी ऑप्शन सही होगा, आईसीटीपी स्विच। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो ऑन ऑफ करने वाला समानता प्रयोग किए जाने वाला स्विच आईसीटीपी है, वो आईसीटीपी है वह ये 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है। कैसा होता है? तो ये 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लघु परपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मोटर जनरेटर की वायरिंग में। ऑप्शन बी दिया गया है भवन की प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। ऑप्शन सी दिया गया है टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि जो लघु परपथ वियोजक का प्रयोग है वह आवश्यक है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा भवन की प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। भवन की प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक है। उसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये एक एसपी स्विच की आकृति वाला लघु परपथ वियोजक होता है। किस स्विच की आकृति? एसपी स्विच की आकृति वाला होता है। इसकी विशेषता यह भी है कि इसमें ओवरलोड अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाता है। अगर ओवरलोड होगा तो इसकी ये अपना स्वतः ही मतलब स्वयं सेल्फ ऑफ हो जाता है। ये परपथ वियोजक 5 एम्पियर से 60 एम्पियर 2030 वोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है। और इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? जो 3 पिन वाले प्लग होते हैं उसमें तीसरी पिन क्यों लगी होती है? आपने बोर्ड में देखा होगा कि जो 3 सॉकेट वाले स्विच होते हैं उसमें प्लग, जिसमें प्लग लगाते हैं हम लोग, उसमें 3 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर फिर 1 ऊपर। तो वो जो एक और होती है वो किस लिए प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सर्किट में प्लग को उलटने से रोकने के लिए। बी ऑप्शन में दिया गया आवश्यकता पड़ने पर एक अलग फेज प्रदान करने के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आवश्यकता पड़ने पर 3 फेज की सप्लाई करने के लिए। तो 7 नंबर का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर का आंसर सही होगा भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग आवश्यकता होती है? अगर दोनों तरफ के स्विच के लिए हमें किस तरह की वायरिंग करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सीढ़ी नुमा से वायरिंग। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एक स्थान से एक लैंप द्वारा नियंत्रित। सी ऑप्शन में दिया गया है प्रतिशत कनेक्शन। डी ऑप्शन में दिया गया है फ्लोरोसेंट वायरिंग। तो दोस्तों जो इसका आंसर करेक्ट होगा कि अगर हमें दोनों तरफ से स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग करना है तो सीढ़ी नुमा वायरिंग करनी चाहिए। सीढ़ी नुमा यानी कि जैसी आपकी सीढ़ी होती है ना, अगर सीढ़ी के लिए वायरिंग करेंगे तो एक बोर्ड लगा देंगे जिससे बीच की लाइन भी रहे और सीढ़ी की भी लाइन रहे, तो वो दोनों तरफ की स्विच का बोर्ड का वायरिंग का काम करेगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा सीढ़ी नुमा वायरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फ्यूज को किसमें संयोजित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निष्प्रभावी संवहक की श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है निष्प्रभावी संवहक के साथ समांतर में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चरण संवहक के साथ समांतर में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चरण संवहक के साथ श्रृंखला में। तो इसका आंसर करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो जो फ्यूज है ये किसमें संयोजित किया जा रहा है? तो ये संयोजित किया जाता है चरण संवहक के साथ श्रृंखला में, यानी सीरीज विथ फेज कंडक्टर। सीरीज विथ
फेज कंडक्टर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा चरण समवाह के साथ श्रृंखला में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद इसकी जो रेटिंग एम्पियर में होती है, इसका वायर बहुत ही पतला बनाया जाता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है एम्पियर में, और इसका जो वायर होता है वो बहुत ही पतला बनाया जाता है। फ्यूज वायर जो होता है वो अधिकतर टिन तथा लेड के बने होते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो फ्यूज वायर होते हैं वो एसएन पीबी के बने होते हैं, यानी कि टिन और लेड के बने होते हैं। और इसमें जो एसएन की मात्रा होती है वो होती है 63%, और पीबी यानी लेड की जो मात्रा होती है वो होती है 37%। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एचआरसी फ्यूज में विच्छेदक और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। जो एचआरसी फ्यूज होता है उसमें विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच समय बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10 का आर्कन काल। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कुल प्रचालन समय। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आर्कन पूर्व काल। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसमें दो ऑप्शन दिए गए आर्कन काल और आर्कन पूर्व काल, तो इसमें अलग अलग समानता नहीं है, बट इसका आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा आर्कन काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य होने के बीच का समय आर्कन काल कहलाता है। जो फ्यूज होता है उसको हमेशा हम वायर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज की रेटिंग जो होती है वो एम्पियर में होती है। उसके साथ साथ इसकी जो विदारक क्षमता जो होती है वो होती है 66 kV से 500 MVA तक होती है, यानी कि 66 kV से 500 MVA तक होती है। और इसके साथ साथ धारावाहक के लिए चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है। जो धारावाहक होता है उसके लिए हम चांदी के तार का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ बता दूं कि खाली स्थान में भरण पदार्थ पाउडर के रूप में किया जाता है। जो खाली स्थान होता है इसमें, उसके लिए हम भरण पदार्थ पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।